हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और आज हमारी मुलाकात हो रही है एक बार फिर शमसुल इस्लाम साहब से, जो जाने माने राइटर, बहुत ही लंबे अरसे से सोशल एक्टिविटीज में इस हद तक इन्वॉल्व रहते हैं कि दूसरों को भी रास्ता दिखाते हैं। उन्हें देख करके लोगों की हिम्मत बढ़ती है कि हक के लिए किस तरह से लड़ा जाता है। मैं बहुत लंबी बात ना करके मैं इशू पर आना चाहता हूं। आपने अब तक उनको कई बार सुन लिया है। आज हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो अडानी, गौतम अडानी के बारे में अलग अलग तरीके से बहुत सी इंफॉर्मेशन आप तक आई होगी, लेकिन आज जो इंफॉर्मेशन इस एपिसोड में आने वाली है वो शायद आपको ये इंफॉर्मेशन कहीं और नहीं मिली होगी, क्योंकि अडानी के न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी क्या कुछ सरगर्मियां रही हैं, क्या क्या फ्रॉड होते रहे हैं, उसके बारे में भी जानकारी हमें इसमें मिलने वाली है। दूसरे आरएसएस के एक बड़े लीडर दत्तात्रेय हंसबोले, उन्होंने एक नया बयान दिया है जयपुर में, और वो वसुदेव कुटुंबकम के सहारे सभी को हिंदू बताने में उन्होंने कतई कंजूसी नहीं की। वो क्या कुछ है आरएसएस के बारे में, शमसुल इस्लाम साहब की किताबें भी हैं। आप अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, और आप मजहब की बुनियाद पर जो राष्ट्रवाद बनाया जाता है, राष्ट्रवाद की बात कही जाती है, उसके सख्त खिलाफ हैं, और उसके नतीजे मुख्तलिफ मुल्कों में क्या हुए उसकी भी मिसालें देते हैं। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। जी। आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को एक बार फिर वक्त दिया। आप ये बताइए कि अडानी इस वक्त जिस हालत में पहुंचे, अडानी क्या पूरा देश उस हालत में पहुंच गया? क्योंकि जो कुछ दौलत लुट रही है, जो कुछ डूब रही है, वो अडानी की जेब से तो है नहीं, आम लोगों का पैसा है जो अडानी के नाम से दिया गया, और वो किस हद तक कहां कहां गया वो अब अरबों डॉलर मुल्क का जो है वो डूब रहा है। आप इसको किस तरह से देख रहे बहुत शुक्रिया मुझे एक बार फिर मौका देने का, और मेरे तमाम जो सुनने वाले दोस्त हैं और जो दोस्त नहीं भी हैं और सुनते हैं, मैं उन सबको सब तरह का सलाम पेश करता हूं। आपको जो सलाम पसंद हो वो मेरी तरफ से ले लीजिएगा। बात यह है कि एक कहावत है, हम जो बचपन से सुनते आए हैं, और जब भी कोई आदमी जुर्म या बुरा करते हुए बचता रहा होता था और एक दिन पकड़ा जाता था, तो कहा जाता था कि ये जो गुनाहों का जो घड़ा है वो एक दिन फूटता ही है। ये हम सुनते थे। तो शायद 50 साल पहले, 40 साल पहले, 100 साल पहले ये घड़ा पहले फूट जाता हो, लेकिन जब से प्रजातंत्र आया है और प्रजातंत्र आने के बाद जब एक एक गिरोह का राज हो गया है, यानी जनता के नाम पर जो राज चल रहे हैं वो जनता के राज नहीं बल्कि गिरोह टोलियों के राज हैं, तो उसमें ये घड़ा शायद तब फटता है जब वो घड़ा ही कह दे कि यार क्या कर रहे हो, और वो ही फूट जाए, कोई बाहर उसको तोड़ने वाला और पकड़ने वाला ना हो। तो अडानी के साथ यही हुआ है। और मैं तो ये कहूंगा कि अडवाणी का तो पाप का घड़ा भी फूटा नहीं है। अडानी और अडवाणी ये कोई बहुत फर्क की बात नहीं है, लेकिन अडानी का जो घड़ा है वो किस तरह से एक एक शख्स को, और ये एक परिवार नहीं, ये एक कुनबा किस तरह से क्या क्या हरकतें करके दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में बन गया। भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की नौकरियां, भारत के कारखाने, भारत के हवाई जहाज, भारत की नदियां, भारत के बिजली पैदा करने के कारखाने, भारत की सड़कें, ये सारे के सारे उसकी उसकी आप समझ लीजिए रखेल हो गई उसकी। तो वो कैसे कोई आदमी, एक एक खास किस्म की शख्स जो है जिसके बारे में एक अजीब तरह का और बड़ा शर्मनाक इतिहास है वो पहुंच गया, उसको हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, इनके जो चाहने वाले हैं, वो चाहने वाले उनकी जब जीवनी बयान करते हैं कि देखो कितना महान आदमी है और कैसे
कैसे ये आपदा में अवसर ढूंढ लेते थे। ये आप पढ़िए, जाके गूगल में पढ़िए कि इसका ये था कि संकट का कैसे फायदा उठाना है। शायद मोदी जी ने इसी से लिया होगा, इसी कुटुंब से लिया होगा कि आपने जो है जब कोई समय मुश्किल में हो तो आप कैसे चांदी काट सकते हैं। तो ये इसके माहिर माने जाते हैं। और इनकी शुरुआत का जो सबसे, जब ये 16 साल के थे, 1962 में पैदा हुए थे, 1962 में पैदा हुए थे, 16 साल के थे, तो इन्होंने एक हीरा बिकवाया था। ये हीरा छाटने का काम करते थे बंबई के अंदर, एक किसी कंपनी के अंदर। और आप जानते हैं कि वो सारा गुजराती भाई बहनों के पास सारे उसकी मिल्कियत है, भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी। तो ये वहां छाटने का काम करते थे और स्कूल वगैरह से, कॉलेज से भाग आए थे। इनको पढ़ने लिखने का शौक नहीं था, क्योंकि जो इन्होंने बाद में किया उसमें वाकई पढ़ने लिखने का शौक होना भी नहीं चाहिए था। तो ये तो, और अभी मैं दो और व्यक्तियों के जिनकी बात करूंगा, लगभग उनके साथ भी आप देखेंगे वही हुआ। तो ये इनका एक जो महामंडन करते हुए जो बताया जाता है कि इन्होंने एक जापानीज को एक हीरा खरीदवाया, और उस हीरे के अंदर 16 साल की उम्र थी इनकी। इसका मतलब हुआ कि 62 में पैदा हुए तो 16 साल कब हो गए, 72 हो गए, और 6 78, 1978 के अंदर इन्होंने 10,000 रुपए की दलाली कमाई थी। इमेजिन कीजिए कि वो जापानीज को कैसे छला गया होगा, है। 10,000 रुपए की दलाली इनको मिली थी। चलिए, वो दलाली तो, ये पूरा देश ही दलाली पर चलता है, तो दलालों की कोई कमी नहीं, और वो उसको गैर कानूनी भी नहीं है, दलाली तो गैर कानूनी भी नहीं है। तो चलिए, हमारी समझ में आता है। लेकिन इसके बाद जो है, वो जो कहा जाता है ना कि पूत के पैर पालने में ही दिखाई देने लगते हैं जी। तो वो इन पर क्या हुआ, 2002 के अंदर दिल्ली पुलिस ने इनको अरेस्ट किया। अरेस्ट इसलिए किया क्योंकि एक बहुत बड़ी शू कंपनी थी, MR शूज, उससे इन्होंने उसके साथ धोखाधड़ी की थी, और धोखाधड़ी करने में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन वो मामला खत्म इस तरह से हो गया कि MR शूज ने इनके साथ समझौता कर लिया। जो आमतौर पर जो बड़ा क्राइम करने वाला होता है या दादा होता है, वो समझौता ही हो जाता है उसका, उसने जिसके साथ बुरा किया होता है वो बेचारा समझौता करता ही करता है ना। लोग तो लिख कर दे देते हैं कि नहीं, इन्होंने हमारी बहन माँ के साथ बलात्कार नहीं किया। लोग तो ये कह देते हैं हमने तो कत्ल हमारे सामने हुआ, भाई का कत्ल हुआ, वो कह देते हैं कि हम नहीं जी, हमारे सामने नहीं हुआ, हम तो थे ही नहीं वहां। आप जानते हैं कि सांप्रदायिक दंगों में, सांप्रदायिक हिंसा में तो खुलेआम होता है कि, अरे साहब, जस्टिस लोया के बेटे ने भी कह दिया कि नॉर्मल डेथ। जी हाँ जी, जस्टिस लोया के बेटे ने कह दिया। तो वो जो होता है, और उसके बाद जनाब, छोटे मोटे केसेस की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, इन पर कितने होंगे उसका कोई, क्योंकि हमारे यहाँ सारी दुनिया में जिस तरह का जर्नलिज्म होता है कि वो एक एक बंदे पर निगाह रखते हैं और उसकी कुकर्मों की पूरा हिसाब किताब रखते हैं, यहाँ तो वो होता नहीं है। यहाँ तो हर्षद मेहता भी टाइम्स में, यहाँ का हमारे जो हर्षद मेहता है वो टाइम्स मैगजीन भी उसको कवर पेज पे ले आता है, और हमारे यहाँ तो वो मिडिल क्लासेस का खुदा ही था। वो तो कामधेनु, उसने जो रास्ता बताया था वो भी ये था कि आपदा का अवसर में बदलिए। तो और इत्तेफाक से वो भी एक गुजराती जैन परिवार से थे, और वो भी, उनके पिताजी भी छोटा मोटा कपड़े का धंधा करते थे, इनके पिताजी भी छोटा मोटा कपड़े का धंधा करते थे। अच्छा, 2012 में जनाब क्या हुआ, ये जानने लायक चीज है। बंबई के अंदर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी, उसका नाम था सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ये ईडी वगैरह से पहले था, और ये था कि जो बहुत सीरियस फ्रॉड हैं उनकी तहकीकात करने का दफ्तर। इसमें उन पर एक बड़े अडवाणी एग्रो जो कंपनी बना चुके थे, और जिसके अडानी एग्रो, जिससे उन्होंने फिर बाद में तमाम इस देश की एग्रीकल्चर पर भी कब्जा करने की कोशिश की, और किसान आंदोलन ने यानी वो मोदी के खिलाफ असल में विद्रोह तो था ही, लेकिन वो अडानी के खिलाफ विद्रोह था।
वो जो सारा किसानों ने जो कुछ किया था, और तो उसमें एक लंबे बहुत बड़ा घोटाला इन्होंने किया। बदकिस्मती से उसके डिटेल्स नहीं मिलते हैं बहुत खोजने के बाद भी, लेकिन इनको 2014 में एक खान साहब जज थे शायद, उन्होंने इनको कह दिया कि इन पर कोई मुकदमा नहीं बनता। पर ये मैं आपको बता दूं कि 2020 के अंदर सेशन कोर्ट जो है बॉम्बे की, उसने उनको जो क्लीन चिट दी थी वो खारिज कर दी और कहा कि वो सही क्लीन चिट नहीं दी गई। और काजमी साहब, मैं कोशिश कर रहा हूं 2 दिन से कि वो मुकदमे का आज स्टेटस क्या है वो पता ही नहीं लग रहा है कोई गूगल में किसी चीज में कहीं पर कि वो भाई 2020 का जो है, तो इतनी जल्दी तो फिर दोबारा क्लीन चिट नहीं मिली होगी। बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा क्लीन चिट नहीं मिली होगी। तो ये आप जान नहीं सकते हैं। अगर कोई दोस्त हमारा सुनने वाला है, अगर वो पता करा दे तो मैं उनका बहुत एहसान मानूंगा। मैं तो पता करूंगा ही, मैं तो जर्नलिस्ट साथियों से पता करूंगा ही। लेकिन एक चीज और समझ लें कि ये इनके 1-2 खेल नहीं है, इनके जो और बड़े खेल हैं उसमें कुछ जो चीजें जमा की हैं कि कर्नाटका की सरकार ने इनके जो जराइम हैं उनके अंदर जो चीजें जो कुछ कहा जाता है, पर ये मेरा कैविएट है कि मैं नहीं जानता हूं कि उसकी लेटेस्ट स्थिति क्या है, और वो जानना आसान भी नहीं है। 770 लाख टन कच्चा लोहा गैर कानूनी तौर पर इन्होंने कर्नाटका से भेज दिया। और ये कहा जाता है कि इन्होंने उन लोगों के नाम पर बेचा या उनका नाम इस्तेमाल किया जो लोहे के कबाड़ का काम करते थे, कि उनसे इन्होंने खरीदा। और कहते हैं उसको आयन ओर, जी बिल्कुल, आयन ओर कहते हैं। तो उसको उन तक के नाम से वो खरीदा गया, और ये 770 लाख टन जी। दूसरा है जनाब कि भारत के जो बिजली घर हैं उनको चलाने के लिए इंडोनेशिया का कोयला आया। देखिए, कोयला 2-3 तरह का होता है, उसमें बहुत सारे जो नया टेक्नोलॉजी के बिजली घर हैं उसमें अगर आप 3 नंबर की क्वालिटी का चाहिए और उसमें 2 नंबर का डाल देंगे तो वो खत्म हो जाता है, वो पूरा बिजली घर जाम हो जाएगा। तो उसमें आपको बढ़िया कोयला चाहिए होता है, और बढ़िया कोयला इंडोनेशिया में मिलता है, और इंडोनेशिया में इसीलिए कोयले की आजकल लूट मची हुई है। उन्होंने वहां बहुत महंगे दाम पर उसको उसको रूट थ्रू करना कहते हैं, यानी उन्होंने वहां खरीदा, वहां किसी और कंपनी के थ्रू, मॉरिशस किसी कंपनी के थ्रू, या दुगने दाम तिगने दाम पर उन्होंने यहाँ भेज दिया, ऐसा इल्जाम लगाया जाता है। और इसको कोई गलत साबित नहीं किया जा सका है। और कोई भी सरकार, मोदी जी सरकार के अलावा कोई दूसरी सरकार होती तो इस पर सीरियस बातचीत हो रही होती, जो अब हो रही है जब सत्यानाश इन्होंने कर दिया है। उसके बाद जनाब मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में ये बहुत बड़े इंपोर्टर बन गए मशीनरी के, मशीनों के, और मशीनों की इंपोर्ट में जो इन्होंने घपला किया उसको जो दुगना तिगना उसके दाम करके, वो एक अलग से अपना कांड है, जिसका भी शायद इस देश में मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो शायद कभी खुलासा होगा, लेकिन ये उनको भी खरीद लेंगे जो भी पावर में आए। और ये भी बता दूं कि इन्होंने जो बहुत जुर्म किए हैं इस देश की जनता के साथ, और आर्थिक जुर्म किए हैं, वो कांग्रेस के जमाने में भी हुए हैं। यानी इनको सबको खरीद सकते हो, और अभी तो आप दुनिया में आएंगे तो पता लगेगा इन्होंने क्या क्या किया है। इनके पास मैं उस पे आना चाहूंगा जरूर। जी, ये जो है, और ये क्या करते हैं कि इनके जो एक भाई साहब हैं वो मॉरिशस के थ्रू सारा धंधा करते हैं। इंडोनेशिया से कोयला आना है, वो भी मॉरिशस के थ्रू आएगा, वो मशीन भी आएगी, वो भी मॉरिशस के थ्रू आएगा। तो यानी होगा कि अडानी साहब को पेमेंट नहीं होगा, बल्कि मॉरिशस में जो इनकी कंपनी है, जो टैक्स फ्री हेवंस हैं, जो टैक्स बचाने के अड्डे हैं, ये वहां से लेकर करेंगे। तो ये उसके माहिर हैं। और अभी पाप के घड़े ने ही कह दिया कि मैं और नहीं कर सकता हूं, यानी 9 महीने की 18 महीने की डिलीवरी भी आप टालते रहे तो उसके बाद वो फटना ही था, तो वो फट गया, और सारी दुनिया के सामने है कि क्या हुआ। और अच्छा, इतना बुरा हाल हो गया। क्या आपको कोई उम्मीद है कि यह सरकार अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। ये तो भाई
ये जब सिजदा कर रहे थे पार्लियामेंट के सामने और भारत के संविधान के सामने हमारे प्रधानमंत्री वो करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जनाब मैं आ गया हूं अडानी जी, अब आप कोई फिक्र ना करें, तुसानू चिंता दी कोई लोड नहीं है। आप अपना करें। अच्छा, मैं आ गया, सब कुछ हाँ जी, मुमकिन है। हाँ, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अच्छा, और उसकी कीमत कौन चुका रहा है? जोशीमठ चुका रहा है, पहाड़ चुका रहे हैं, देश चुका रहा है, ये सब हम देख रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपके पास आता हूं। एक दुनिया के बहुत माने हुए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम है माइकल वेस्ट। माइकल वेस्ट जैसे ये बंदा जिसकी कंपनी है अमेरिका, जिसने इनको सारा फॉलो किया है, वो असल में देखिए ना, ये चोरों और डकैतों की लड़ाई हो रही है। ये जो अमेरिकी कंपनी है वो ठीक है, वो चोर हो सकती है, लेकिन चोरों और डकैतों की लड़ाई हो रही है और चोर जो है डकैतों के पीछे पड़े हुए हैं। बदकिस्मती है कि इस देश के ईमानदार लोगों ने बदमाशों के पीछे, चोर और डकैतों के पीछे एक साथ पड़ना होना चाहिए था। हो ये रहा है कि चोर डकैतों के खिलाफ होके हमको बता रहे हैं कि क्या क्या इन्होंने किया है। अच्छा ही है। हिंडनबर्ग का भी बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, यानी आप ये बता रहे हैं। लेकिन बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, लेकिन उसने ये भी किया है कि कॉर्पोरेट के नाम पर जो खुली लूट हो रही है, लूट की छूट हो रही है, उसमें उनको उनका मामला खराब करा के उनको कुछ खाने को मिल जाता है। लेकिन वो जो बंदे बोलते हैं, वो उसका आपके पास कोई जवाब नहीं होता है, और वो काफी सीरियसली सारी चीजों को जमा करते हैं। तो ये तो बहुत ईमानदार माइकल वेस्ट जो हैं, उन्होंने बताया है कि ये उन्होंने 2 जगह पर खास रिसर्च की है। एक रिसर्च की है ऑस्ट्रेलिया में और एक रिसर्च की है साउथ अफ्रीका में। मेरी जानकारी में भी नहीं था काजमी साहब। साउथ अफ्रीका में जो दुनिया का बहुत, यानी अफ्रीका का सबसे रिच देश था, दुनिया की 5वीं इकोनॉमी थी साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका दुनिया में सबसे ग्रेट देश है, सबसे अजीम देश है, महान देश है फ्लोरा और फौना के लिए। यहाँ के पेड़, यहाँ के जानवर, सारी दुनिया में जितने पेड़ और जानवर पाए जाते हैं उसका लगभग 25 से 40% इसी देश में पाया जाता है। ये हर चीज के अंदर ये अव्वल था। यहाँ अभी दिन के अंदर 8 घंटे बिजली जाती है। 8 घंटे, यानी साउथ अफ्रीका 8 बिजली जाती है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ की सारी इकोनॉमी गोरों के हाथ में है। यहाँ की सारी इकोनॉमी गोरों के हाथ में है, उसके बावजूद ये जा रहा है। तो उसका जो वजह पता की है माइकल वेस्ट ने, वो ये है कि यहाँ पर जो इस देश का सत्यानाश किया, उसमें सहारनपुर के 2 भाई थे, गुप्ता। साउथ अफ्रीका में क्योंकि गुप्ता प्रोनाउंस करना मुश्किल होता है तो गुप्तास कहते हैं, GHUPTAS, गुप्तास कहते हैं। और वो गुप्ताज ने, यहाँ का जो प्रेसिडेंट था और उसका बेटा था जुमा, जो जनाब लड़ाई के अंदर हथियारबंद लड़ाकू था, उनको पूरा खरीद कर उनको परिवारों को दुबई में फ्लैट्स दिला दिए थे और यहाँ की हर चीज उन्होंने अपने नाम में लिखवा ली थी। यहां तक कि आप ये समझ लीजिए कि यहाँ का सेना है, आर्म फोर्सेस है, उसका भी दुनिया में 8वां 9वां नंबर था, अब नहीं है। उनका एयरफोर्स के जो जहाज थे वहां पर उनकी शादी और गेस्ट उतरते थे गुप्तास के। और वही मामला खुला और साउथ अफ्रीका में हंगामा हो गया कि ये तो मतलब वो नेशनलिज्म का सवाल आ गया। तो आप ये समझिए कि हंगामा हुआ और उस पर जो छानबीन शुरू हुई तो पता लगा कि यहाँ की जो बिजली कंपनी है एस्कॉम को गुप्ताज ने ठेका दिला दिया था अडानी को। अच्छा। जी, और अडानी साहब ने यहाँ एक कंपनी बनानी थी, डैनल इंडिया। यह वो कोशिश कर रहे थे गुप्ताज के साथ मिलके, और हथियारों की सौदागरी करना चाहते थे। वो तो गुप्ताज नहीं पकड़े जा सके। और वहां जो इन्होंने कोयले वाला, साउथ अफ्रीका में भी काफी कोयला होता है, लेकिन वो ग्रेड 1 या 2 का होता है। 3rd ग्रेड जो सबसे बढ़िया चाहिए होता है वो नहीं होता है। तो इन्होंने जो आज यहाँ पर संकट हो रहा है उसमें अडानी का बहुत रोल है, अडानी की कंपनी है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जो इन्होंने किया है, ऑस्ट्रेलिया में पूरी पिछली जो सरकार थी, जो मोदी की भी दोस्त थी, जो इजराइल की भी बहुत दोस्त थी, उनको पूरा का पूरा खरीद कर वहां की नदियां, वहां की खदानें, वहां की माइंस सब अपनी कब्जे के अंदर ले लिया उन्होंने। और उसमें वहां जो तबाही मची है वो उसका अंदाजा नहीं किया जा सकता है। जो सिविल राइट्स ग्रुप के जो जर्नलिस्ट की रिपोर्ट्स हैं
ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उन कामों को करने वालों को फांसी पर लटकाया जा सकता है। इस तरह का ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने किया है, लेकिन अभी भी वहां पर उनको उनको बहुत चीजों से बाहर किया जा रहा है, या ये खुद छोड़कर भाग रहे हैं। ये खुद छोड़कर, यानी नदियां, माइंस के माइंस, सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर के इलाके इनको दे दिए गए थे, और वहां पर्यावरण के साथ जो खेल हो रहा था वो बहुत बहुत भयानक था। अच्छा, यानी अडानी अब तक अडानी के चंगुल में कई मुल्क आ चुके हैं जहां वो तबाही कर चुके हैं। जी। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत की भी तबाही का इंतजाम उन्होंने किया है। ये सारा पैसा लूट कर लेके कहां जाते हैं आखिर? ये जाहिर है जहां जहां भी ये गए होंगे वहां से पैसा निकाल करके वो क्या होगा? क्या भारत लाए, आपको लगता है? नहीं, आप जानते हैं कि लालच की कोई लिमिट नहीं होती है, ना उसकी कोई हाई सीमा होती है। देखिए, एक चीज मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान में इस्लामिस्ट प्रोजेक्ट खत्म हो गया क्योंकि उसका कोई फाइनेंसर नहीं था, नहीं तो वहां भी बहुत चलता। भारत में हिंदुत्व प्रोजेक्ट इसलिए चल रहा है, मोदी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि यहाँ अडानी अंबानी नाम के 2 फाइनेंसर हैं, इसको समझ लीजिए। वो बहुत पैसा, ये अडानी साहब के बारे में कहा जाता है कि बहुत फिलंथ्रोपिस्ट हैं, ये बहुत दयालु हैं। अब एक सवाल जो मैं जब बीए में था, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में कर रहा था, तो मेरे प्रोफेसर थे प्रोफेसर रणधीर सिंह। प्रोफेसर रणधीर सिंह ये कहते थे कि आप किसी भी अमीर आदमी के मौत की जो खबर आती है उसमें लिखिए कि वो उद्योगपति थे और बहुत बड़े फिलंथ्रोपिस्ट थे। तो वो ये कहते थे किसी भी एक देश में जो जिसमें समानता हो, लोगों को खाने पीने को मिल रहा हो, उसमें ये दयालु लोगों की क्यों जरूरत पड़ती है? दयालु लोगों का तो मतलब यही है कि वो देश में लोग भूखे मर रहे हैं, कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, बच्चों की शादियां नहीं करा पा रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ। दयालु होने का मतलब है कि उस समाज में कुछ बुनियादी तौर पे गड़बड़ है। तो ये भी बहुत बड़े फिलंथ्रोपिस्ट हैं, क्या क्या अस्पताल बनाते हैं, क्या क्या ये करते हैं। और ये मुझे लगता है कि ये आरएसएस जो पूरा बढ़ चढ़ रही है उसमें ये बहुत फाइनेंस करते हैं उनकी संस्थाओं को, और ये सारी दुनिया से पैसा भिजवाते हैं उनको। ये सारी आरएसएस के बाद जो पैसे की रेलपेल है उसको कभी इन्वेस्टिगेट नहीं कराया गया। एक देशबंधु गुप्ता थे, आईटी अफसर, आईटी कमिश्नर दिल्ली के ही, उनके साथ क्या क्या किया गया वो जानते हैं कि उनके साथ वो पहली बार बीएचपी के उन्होंने आदेश दे दिया था कि आप आप इनकम टैक्स रिटर्न भरिए। आरएसएस जिसको खरबों रुपए वसूल होता है वो कोई इनकम टैक्स नहीं भरता है। यहाँ मदरसों से कहा जा रहा है कि आप जो है अपना खर्चे का और ये सारा हिसाब किताब करिए। लेकिन जरा सा सुन लिए, ये भारत में अगर इसको रोक लिया जाता तो इस सारी दुनिया में तबाही का कारण नहीं बनता, सारी दुनिया के अंदर तबाही का कारण नहीं बनता। और भारत के बाहर के जो लोग मदद कर रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जल्दी से हमारे देश ने ऐसे दो और महान लोग पैदा किए हैं। हम ना भूलें हर्षद मेहता को। हर्षद मेहता 1954 में पैदा हुए, 2001 में वो बहुत कम उम्र के अंदर मर गए। सारे देश के मिडिल क्लास को और पेंशनर्स को मार के वो मर गए। मैं जानता हूं कि किस तरह से लोगों ने सुसाइड किए, सैकड़ों सुसाइड, वो जिनका पैसा जिन्होंने अपना रखा हुआ था यूटीआई में इन्वेस्ट करके, पेंशनर्स। और मैंने उस जमाने में स्टोरीज की हैं बहुत कि लोग, बूढ़े आदमी, होता क्या था कि उन्होंने यूटीआई का वहां जमा कराया हुआ है और उसमें उनको यह है कि 4,000 रुपये महीना हमको मिल जाएगा, और वो 4,000 रुपये महीना जो है वो अपने बेटे को या बहू को खर्चे के लिए देते थे, और वो अचानक 1,500 रह गया। और उसके बाद जो उनकी बेइज्जती और ये सब शुरू हुई, और जैसा मैंने बताया सैकड़ों लोगों ने सुसाइड किया। और वो बहुत सारे सुसाइड्स हमने ये कह के कर दिया, अरे तो बीमार थे, ये तो बूढ़े थे, इनको तो दिल का दर्द था, इनको तो ब्लड थी, और ये सब था। ये इसी का नतीजा था। ये भी मैंने बताया था कि एक छोटे से टेक्सटाइल डीलर के बेटे थे, और इन्होंने सन 1992 में 100 खरब रुपए का घोटाला किया था। और ये बिल्कुल इसी तरह का घोटाला था जिस तरह का अडानी ने किया है। यानी एक कंपनी बनाइए, एक कंपनी का धंधा नहीं भी चलता है, आप अपने आप उसको करके शेयर को खरीदिए। 10 रुपए का शेयर है, उसको आप 1,000 रुपए में खरीद लीजिए, अगले दिन वो 1,200 रुपए का बिकने लगेगा। 1,200 रुपए वाला शेयर जो है उसको 2,200 रुपए में खरीद लीजिए,
आप अगले दिन से सारी दुनिया में उसको 3200 रुपए में खरीदने लगेंगे। इस बंदे ने क्या किया था, एसीसी जो बड़ी सीमेंट की कंपनी थी, अभी उसका आप नाम नहीं सुनते हैं, जी नाम जी ही नहीं जी। सुनते, अडानी ने ले ली है वो। हम्म, उसका जो 200 रुपए का शेयर था, इसने 2000 रुपए के अंदर खरीद लिया हम्म, और वो शेयर पहुंच गया 5000 रुपए पर। हम्म, उसके बाद इसने कंपनियां बनानी शुरू की, स्टरलाइट कंपनी, और क्या किया। हम्म, उसके शेयर जो थे, उसकी, वो कुछ बनाती नहीं थी, कुछ नहीं करती थी, उसका हम्म, जो था, यानी कागज अगर 5 पैसे का था हम्म, तो उसके शेयर की कीमत 5 पैसे ही थी। लेकिन हम्म, क्योंकि वो कागज 5 पैसे का नया था, तो अगर वो बिकता तो एक ही नए पैसे में बिकता, ये आपने आग हाथ सेकने के लिए जलाना होता उसको, हम्म, उसका हम्म, 1 पैसे की भी वैल्यू नहीं थी। हम्म, सारा बैंकों में रखवा दिया उसने, वो हम्म, जो वैल्यू लेस पेपर है उसको उसने 1 लाख 10 खरब रुपए उसने लोन करवा दिया। और हम्म, हमने यूटीआई का, हम भी अपना टैक्स बचाने के लिए यूटीआई के हमने हमने वो लिए हुए थे। उसको पता नहीं, कुछ यूनिट्स कहते थे उसको जनाब, यूनिट्स कहते थे, यूनिट्स, जी हाँ जी। यूनिट्स कहते थे, है ना। वो तो हाँ। हमने पूरा ध्यान रखा था कि कोई शेयर मार्केट वगैरह करना, वो यूनिट्स ये था कि ये आपको ये मुनाफा देते रहेंगे। तो ये टैक्स बचाने का वही एक तरीका होता था। या आप पोस्टल ऑफिस में चले जाइए, वहां वो करिए। तो ये ये बंदा था। उसके बाद एक हम और नहीं भूलें, रामलिंगा साहब। हम्म, रामलिंगा साहब आप जानते होंगे, ये सन 1954 में पैदा हुए थे, और 2015 2014 के अंदर जो इन्होंने बड़ा घोटाला घोटाला किया था, इनकी कंपनी में 10 आदमी काम करते थे। कितना टाइम हो गया काजिम साहब? हाँ, टाइम टाइम जरा हम नहीं, तब फिर आज 25 मिनट। इसी को खत्म करेंगे, आज बस हाँ इसी को ठीक है। खत्म करेंगे जी। हाँ ठीक है, ठीक है, जी, ठीक है। कहे साहब, इन्होंने क्या था, आदमी, मान लीजिए मैं एक मिसाल दे रहा हूं, इनकी कंपनी में 10 आदमी काम करते थे, सत्यम कंप्यूटर्स। इन्होंने बताया 10,000 आदमी काम करते हैं। हम्म, इनकी कंपनी में 100 रुपए का माल बेचा, इन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए का माल बिका, हम्म। है ना। और उसके, कागजों पे चलता रहा, सब हाँ कुछ जी, कागजों पे चलता रहा। कागजों पर चलता रहा। अडानी साहब का भी बहुत कुछ कागजों पर ही चलता है। जो ये हम्म, बुलबुला फटा है ना, ये जी जी। ये सॉलिड बना हुआ कंक्रीट का नहीं है, ये सीमेंट बनाते हैं और लोहा बनाते हैं, ये उसका बना हुआ नहीं है, ये सचमुच जी में बुलबुला था। तो जी। ये 7,136 करोड़ रुपए का धोखा इनको दिया गया। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण जानने वाली बात है, इनमें से कोई माइनॉरिटी का नहीं है, इनमें से कोई दलित नहीं है, बहुजन नहीं है। हम्म, हम हमेशा इस देश की बुराई के लिए, इस देश की तबाही के लिए हम कहते हैं ना, ये तो अपीजमेंट हो रहा है दलितों का, इनके रिजर्वेशन की वजह से हो रहा है। अरे यहां तो चोरी में, बदमाशी में, गुंडागर्दी के अंदर, देश को लूटने में, दुनिया को लूटने में सिर्फ आपका ही रिजर्वेशन है। हम्म। हम जी बिल्कुल। हमारा इतनी हमारा इतनी रिजर्वेशन तो इतनी गरीबी में। और इतने बड़े कासिम लेवल साहब, पर आखिरी तबाही बात जी, मुल्क की, जी फरमाएं, आप कुछ कह रहे हैं? जब मुल्क की इतनी बड़े लेवल पर तबाही, जी और उस पर ऐसी खामोशी, जी मीडिया की खामोशी, जी पॉलिटिशियंस भी कोई खास नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल खामोश नहीं, सख्ते में बैठे हुए हैं। जी आखिर जी, का क्या हो गया? सब सब सो गए बिल्कुल। और हर एक की जेब से गया पैसा, हर एक की जेब से। जी जी। जी जी, नहीं, आप जो अपनी जो बात आगे। जो राष्ट्रवादी हैं वो चूहे बन के बिल में घुस गए हैं। जो राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी, वो तो हमने चीन के साथ देखा है। चीन की फुलझड़ी मत जलाओ, चीन की बत्ती मत जलाओ, चीन की लालटेन मत लो। लेकिन चीन 60 बिलियन डॉलर की ज्यादा हमारे साथ डेफिसिट है। हम 40 बिलियन डॉलर का सामान भेजते हैं, वो हमको 102 बिलियन डॉलर का सामान भेजता है। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि, लेकिन काजमी साहब, एक चीज बहुत समझने की है, इस जैसे क्रिमिनल को, इस जैसे दुनिया में तबाही का शिव तांडव करने वाले को, मौत का डांस, शिव तांडव का मतलब क्या होता है, जी। मौत का डांस करने वालों को हाँ। किसने बचाया? सबसे पहले अबू धाबी के राजा ने। हम्म, अबू धाबी, जब इसका जो अभी इशू आया था, इशू क्या होता है, जो नया शेयर मार्केट में लाते हैं, जी वो जी जी जी। वो स्टरलाइट जो थी हर्षद मेहता की हुई, एक एक माहौल बना देते हैं, उसके बाद आपका रद्दी भी जो है आपका सोने के दाम पे बिकता है। वही उसने हम्म, किया था, यही सत्यम ने किया था। इनके भी जो शेयर हैं, वो जो नीचे आ रहे हैं, एकदम सबसे नीचे आ रहे हैं, उनकी उतनी भी औकात नहीं है, वो तो फुलाया गया था। ठीक है। हम्म, अबू धाबी साहब ने सबसे पहले 20,000 करोड़ रुपए में 5,000 करोड़ रुपए के करीब या 4,000 करोड़ रुपए के करीब लगा दिया। और उसके बाद बहुत सारे दूसरे अरब देशों ने भी लगाया। यानी इस डकैत को बचाने के लिए
मुसलमान राज्य जिनके आरएसएस, जिनके फाइनेंसर हैं, सुबह से शाम तक गाली बकते हैं, वो बचाने आए इनको। तो आप हिंदुत्व और ये इस्लामिस्ट जो गुंडे रूलर हैं, जो लफंगे लूडर हैं, जो वुमनाइजर रूलर हैं, जो इजराइल के पक्षधर रूलर हैं, उनको बचाने के लिए सबसे पहले कौन आए? जो अपने आप को कहते हैं हम मक्के मदीना के हम मुहाफिज हैं, हम इस्लाम, हमारी इस्लामी राष्ट्र हैं हमारे यहाँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक आखिरी बात, सचमुच में आखिरी बात, इस देश में जो बहुत बहुत बात करते हैं हमारे देश की, और जब ये होता है कि जनाब इस देश में हमने कॉमन सिविल कोड लाना है, या हमने गौ हत्या बंद करानी है, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। हमारा चैप्टर 4 है नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनको डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आज हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ला रहे हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हमको सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी, उसके लिए ये जरूरी है। और भारत की स्टेट को ये आदेश दिए गए थे, और उसमें आदेश एक ये था, ये अनुच्छेद 39 सुन लीजिए, बहुत जरूरी है जनाब। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, इसमें सरकार को दायित्व दिया गया है, उसको जिम्मेदारी दी गई है कि सरकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करे। और अभी बाकी सुन लीजिए, संसाधनों का उचित वितरण, इसका तात्पर्य है कि संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं हो, इजारेदारी नहीं हो, और सभी लोगों में संसाधनों का उचित मात्रा में वितरण किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक व्यक्ति के पास ही सारे संसाधन हो और बाकी लोग बिना संसाधन के साथ रहे। मोदी सरकार ने, और इससे पहले कांग्रेस की सरकार ने, खासतौर पे राव के बाद, वो जो नरसिम्हा राव के बाद हाँ, और मनमोहन वगैरह के बाद, उन्होंने इस हिस्से को नीति निर्देशक सिद्धांत से शायद निकाल कर, फाड़ कर अलग कर दिया। जब वो भारत का संविधान पढ़ते थे, इसको नहीं पढ़ते थे वो, उनको सिर्फ याद रहता था, गौर याद रहता था, उनको ये याद रहता था कि हमने जो है हिंदुत्ववादी हिसाब से जो चीजें हैं वो सब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मामला कोई और चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अरे भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ जिसमें औरत को बराबरी मिले। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये नहीं है कि हिंदू दृष्टिकोण जो है वो चलेगा, या सिर्फ इस्लामी दृष्टिकोण चलेगा, या सिख दृष्टिकोण चलेगा। जेंडर न्यूट्रल, जेंडर जस्टिसेबल आप करिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को ये सब याद रहता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को गौ हत्या, गौ पर याद रहता है, गौ को। और ये बात हम भूल जाते हैं कि विवेकानंद जी ने कहा, और आप उपनिषद हैं, आप जो है वेद हैं, चारों के चारों वेद, कि आप ब्राह्मण नहीं हो सकते अगर आप बीफ नहीं खाएंगे। तो मनुस्मृति के अंदर श्लोक के श्लोक हैं कि मीट कैसे बनाना है, शहद के साथ बनाना है, किसके साथ बनाना है, मीट शहद के साथ बनना है। ये मैंने पहली बार ही पढ़ा कि, और वो आपके घर में ऋषि आए, मुनि आए, भगवान आए, आपका दामाद आए, तो आपने अपनी सबसे प्यारी चीज आपने काट कर पेश करनी है, और वो है गाय, बछड़ा। 30-30 हजार गायें काटी गई हैं एक एक भगवान, इंद्र भगवान के आने पर। लेकिन वो ज्ञानी जो हैं वो भूल गए। लेकिन मैं कह रहा हूं, अरे आप ये अनुच्छेद 39 तो पढ़ लीजिए। 36 से लेके डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है 36 से लेके 54 तक है। 36-37 जो है वो व्याख्या करता है, वो एक्सप्लेन करता है इस चैप्टर का मतलब क्या है। उसके बाद 38-39 में आप आर्थिक न्याय की बात कर रहा है भारत का संविधान, आप उसको भूल जाते हैं। आप अडानी के बारे में इसको भूल गए, अंबानी के बारे में इसको भूल गए, आप सारे लुटेरे चोरों के बारे में इसको भूल गए। ये भारत की किसी न्यायपालिका ने पूछा कि ये 39 का क्या किया? आप ये कैसे दुनिया का सबसे तीसरे नंबर का है, दूसरे नंबर का, अभी तो पता नहीं मीटर जो चल रहा है उसमें अभी 10वें नंबर पर, 8वें नंबर पर, लेकिन वो सारा बदमाशी के साथ किया गया, वो सारा दबाव डालकर किया गया। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, इनका जो कारखाना है सीमेंट का। जी।
सीमेंट के कारखाने में कितनी अवहेलना की है इन्होंने कानूनों की, कितनी गैर कानूनी तौर पर जमीनें खरीदी हैं। और वहां के जो ट्रांसपोर्टर हैं जिनकी जमीनें ली थी उनके साथ एक समझौता हुआ था कि आपके ट्रक लगेंगे, हम सामान पहुंचाएंगे, उससे मुकर गया ये अडानी। और हाँ, तो ये मुसलसल देखिए, ऐसा सिस्टम कहा जाए इसे, या सिस्टम खत्म किया जाए, खत्म हो गया कहा जाए, या फेल हो गया, यानी सारे संविधान को, कानून को, उसूल को, कायदे को, सबको एक तरफ उठा के फेंक दिया, और सिर्फ ये कि इनको बढ़ाते रहे और गुब्बारा फुलाते रहे, और अब ये गुब्बारा फूट रहा है। तो अब भी आपको मैं बताऊं, मीडिया में अब भी बहुत ही एहतियात वाले अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। जी, गिरने के चांस हैं, गिर जाएगा, कमजोर हो रहा है, कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है। भाई देश गिर गया तकरीबन, इतना बुरा हाल। और लोग सवाल कर रहे हैं, एसबीआई में हमारा अकाउंट है, हमें पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, एलआईसी में हमारे पास पैसा भाई जो है साहब, हमने जो एलआईसी कराई हुई है जिसमें ये था कि अब इस उम्र के अंदर हमको मिलेंगी, मैं आपको मतलब ये मेरा शुबा नहीं, यानी उसका क्या मिलेगा आप नहीं जानते हैं, उसका क्या मिलेगा आप नहीं जानते। और ये जो खुली छूट दी है ना, उस खुली छूट को आप अडानी में ही नहीं, आप देखिए अमेरिका में इन्होंने एक एयर ड्रॉप्स भेजा है जिससे लोग अंधे हो गए। आप सुन रहे हैं क्या हो रहा है? यानी अभी अफ्रीका, एशिया में और सेंट्रल एशिया के देशों में बच्चे कफ सिरप पीकर मर जा रहे हैं। अभी इन्होंने अमेरिका सप्लाई किया है, अमेरिका सप्लाई किया है, जहां जो लोग अंधे हो गए हैं वो उसको डालने के बाद, चेन्नई की एक कंपनी है। तो आप मोदी ने जो कराया है वो ये है कि अगर आप हिंदू हैं तो चलेगा, मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। यानी आपको मैं कह रहा हूं नतीजा यही निकलता है, नतीजा यही निकलता है। अगर आप हिंदू हैं तो आपको हर कुछ करने की छूट है। अगर आप यानी आप हिंदू हैं तो आप हिंदू शरीफ आम लोगों को भी आप तबाह करेंगे, लेकिन अगर आप जुर्म करने वाले हिंदू हैं तो आप जो करना चाहते हैं आप वो कर लीजिए। और इसकी कीमत जाहिर है, मुसलमान 12-13% हैं, जो हमारे बहुजन हैं वो 45-50% हैं, है ना। ज्यादा उनको चुकानी पड़ेगी क्योंकि सबसे नीचे हैं, लेकिन इसमें ऊंचे वाले भी बैठेंगे। वो तो अपने बच्चों के पास विदेश चले जाएंगे, जो ऊंची जाति के लोग हैं उनके सब बच्चे बाहर हैं। जी। लेकिन वहां भी करप्ट हिंदू इंडियन बिजनेसमैन का वहां आएगा एयर ड्रॉप, वहां आएगा आयुर्वेद के नाम पे चीजें, जिसमें आपने भस्म के नाम पर, लेड के भस्म के नाम पर लेड डाला हुआ है। जी। इतने यानी इतना लालच, इतना खतरा, इतना लोगों को तबाह करना, जिंदगियां ले लेना, ये तकरीबन ऐसी हालत, ऐसे दौलत कमा करके आखिर कहां जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन बहरहाल शमसुल इस्लाम साहब, आपसे बात करने में हर सेंटेंस में कोई नई इंफॉर्मेशन होती है और बहुत ही भरपूर होता है आपकी रिसर्च होती है। आज वक्त की कमी की वजह से हम दत्तात्रेय होसबोले के बारे में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उस पर बात नहीं कर सके, आइंदा जरूर बात करेंगे। और मैं अपने दर्शकों से बता दूं कि आप हमारे लिए टाइम निकालते हैं, वक्त देते हैं, और हम अपने दर्शकों तक वो हकीकतें पहुंचाना चाह रहे हैं जो सबूत के साथ, जो तारीख, हिस्ट्री, प्रेजेंट, पास्ट सब कुछ आपके सामने रखती है। फैसला आपको करना है, समझना आपको। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि पाप का घड़ा फूट रहा है, अपने आप फूट रहा है, हमारी कोशिश के बिना फूट रहा है, क्योंकि मैंने बताया क्यों फूट रहा है। तो इस वक्त है बहुत एक्टिव होने का, इस वक्त है देश को बचाने के लिए का। जो कुछ तबाह हो गया है, वो जो कुछ बच सकता है बचाया जाए। तो हमारे चैनल को मदद करिए और हमें मदद करिए, सहायता करिए, आर्थिक सहायता करिए। और उसके बिना ये सब काम नहीं हो सकता है। काज़मी साहब जैसे जो बहादुर हैं वो कितना अपना कर सकते हैं, अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन खर्चे होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसके लिए करिए, और मुझे लगता है अगर आप वो नहीं करेंगे तो ये देश जो है बहुत खराब हालत में पहुंच जाएगा। हमारी लड़ाई को मजबूत करिए। हमारे चैनल पर अब ज्वाइन बटन एक्टिव है। आप लोग हर महीने कुछ मदद करना चाहें तो उसके जरिए कर सकते हैं। आप ज्वाइन बटन क्लिक करें, उसके नीचे सब डिटेल आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। जी।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।